बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैरियो अफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। आप लोग, हमारी डिस्कशन जारी है करंट अफेयर्स के ऊपर। और करंट अफेयर्स में तकरीबन सारे एरियाज हो गए थे। एक छोटा सा एरिया जिसका नाम था प्री पेमेंट्स का, वो रह गया था। अच्छा देखिए, एक होते हैं प्री पेमेंट्स और एक होते हैं अक्रूवल्स। ये एडवांस होता है और ये एरियर होता है। ये तो पता है ना आपको, ये एडवांस होता है और ये एरियर होता है। अब ये बेसिकली इसमें सर्विसेज जो होती हैं वो टू बी रिसीव्ड होती हैं, और इस केस में रिसीव्ड हो चुकी हैं। देखें, प्रीपेमेंट एडवांस है, टू बी रिसीव्ड है, अक्रूवल एरियर है और रिसीव्ड है। यानी कि एरियर में पेमेंट होती है, सर्विसेज आप पहले रिसीव कर लेते हैं। अब बात क्या है कि हमने प्रीपेमेंट को भी वेरीफाई करना होता है और अक्रूवल को भी वेरीफाई करना होता है। अभी हम क्योंकि प्रीपेमेंट की डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस किस तरह दी जाती है? एडवांस में दी जाती है। आपकी फी क्या है? वो भी एडवांस में दी जाती है। अच्छा, अब जो एडवांस फी है ये तो रेवेन्यू के साथ लिंक्ड है, क्योंकि इसने कन्वर्ट किस में होना है? रेवेन्यू में होना है। इसमें होगा क्या, जैसे जैसे आपको सर्विसेज डिलीवर होती जा रही हैं वैसे वैसे जो एडवांस है वो डेबिट होता जा रहा है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होती जा रही हैं। तो इसका जो फी की एंट्री है वो एडवांस और सेल के अंदर जाके पार होती है। जब बात करते हैं इंश्योरेंस की, तो ये जाके कन्वर्ट होता है आपका किस में? आपका कन्वर्ट होता है ये एक्सपेंस के अंदर। बेटा ये देखो ना, आपको समझ नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो, जब आपने पैसे दिए थे राइस को, तो आपने क्या, राइस ने क्या एंट्री पास की थी? बैंक अकाउंट डेबिट और एडवांस अकाउंट क्रेडिट। आपने एक क्लास ली 1/80 की बेसिस, 80 टोटल क्लास होनी है, 1/80 की बेस के ऊपर राइस का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। 2/80 2 दिन का, 3/80 3 दिन का, 4/80 एंड सो ऑन 80/80। तो आप क्या करते जाएंगे? एडवांस को डेबिट करते जाएंगे और सेल को क्रेडिट करते चले जाएंगे। ये भी प्रीपेमेंट का हिसाब था, लेकिन ये प्रीपेमेंट एडवांस में था, इनकम से लिंक था, यानी इसने जाके इनकम में बनना था। दूसरी बात भी मैंने बात क्या की, एक्सपेंस की। एक्सपेंस में क्या होता है कि जो आपने पेमेंट कर दी है उसके बेनिफिट आपने फ्यूचर में जाके लेने हैं। तो यहां पे रिस्क क्या है? यहां पे दो रिस्क हैं। एक रिस्क है कि जो इस प्रीपेमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो हमारी ये प्रीपेमेंट है इससे रिलेटेड जो हमारा रिसीवेबल एक बैलेंस आ रहा होगा और एक हमारा एक्सपेंस आ रहा होगा। अब जारी बात है, जब आपकी ऑब्जेक्टिविटी होगी आपने प्रॉफिट को इनहांस करना है, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि एक्सपेंस को क्या किया जाए? मिनिमम रखा जाए और रिसीवेबल को हायर साइड रखा जाए। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो कंपनी का प्रॉफिट बेहतर हो जाएगा, दूसरा कंपनी की करंट रेशो बेहतर हो जाएगी। अब ये रिस्क है कि कंपनी ने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था वो प्रॉपर ठीक तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। हम इस और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे बैलेंस शीट में अमाउंट आनी है वो ठीक है या नहीं है। ये दो चीजों के अलावा तीसरी चीज नहीं है। अब इसके ऊपर जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करते हैं, सबसे पहले हमें किस चीज के बारे में पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें किस चीज के बारे में पता होना चाहिए? यानी देखो, अब आपने ऑडिट प्लान करना है, आपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मांगनी है, आप क्लाइंट के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम प्रीपेमेंट्स पे काम कर रहे हैं, आप क्या डाटा मांगेंगे? सबसे पहले क्या मांगेंगे? उनका प्रोसेस क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्रीपेमेंट्स। क्या प्रीपेमेंट्स होती हैं या नहीं होती? अगर होती हैं तो उनकी नेचर क्या है? नेचर के साथ साथ किस तरह के, आप कितने पीरियड के लिए आपकी प्रीपेमेंट्स होती हैं? 1 साल की ड्यूरेशन की हैं, 6 महीने की ड्यूरेशन की हैं, 2 साल की प्रीपेमेंट्स हैं, किस बेसिस के ऊपर आपकी वो प्रीपेमेंट्स होती हैं? तो गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीपेमेंट्स। फिर क्या करेंगे? लिस्ट मांगेंगे, और लिस्ट में क्या करेंगे? हम लिस्ट लेंगे टोटल प्रीपेमेंट्स की लिस्ट, यानी कि जो आज के दिन के ऊपर आपके जो टोटल पॉलिसीज हैं,
टोटल पॉलिसी, चाहे वो इंश्योरेंस की है, चाहे वो रेंट की है, चाहे किसी भी एक्सपेंस की है, जो आपने एडवांस में दिया हुआ है उसकी क्या दें, हमें लिस्ट दें। अच्छा, जब लिस्ट ले लेंगे तो फिर क्या करेंगे, सैंपलिंग तो उसके बाद है ना। जब लिस्ट ले लेंगे उसके बाद हम मैनेजमेंट से कहेंगे कि आप हमें मूवमेंट भी दें। मूवमेंट क्या होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच पॉलिसी फॉर द पीरियड की फर्दर पेमेंट, एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस। मूवमेंट किस तरह से बनती है, अगर प्रीपेमेंट की मूवमेंट की बात की जाए तो एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एक फर्दर पेमेंट होगी और एक क्या होगा, एडजस्टमेंट होगी, ओब्लिक एक्सपेंस होगा। तो क्या बनेगा फिर, आपका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा। तो आपने प्रीपेमेंट के ओवरऑल स्केड्यूल लेना है और उस ओवरऑल स्केड्यूल की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को आपने टेस्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस कहां से वेरीफाई करना है, लास्ट ईयर के आर्टिकल अकाउंट से। क्लोजिंग बैलेंस कहां से चेक करना है, जीएल से चेक करना है, जीएल में भी ये बैलेंस आ रहा है ये नहीं आ रहा। और 30 नंबर पे इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करनी है कि जो ओपनिंग था इसमें पेमेंट ऐड कर ली जाए, एडजस्ट कर दी जाए, और तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा बनता है या नहीं बनता। फिर जो ड्यूरिंग द पीरियड पेमेंट हुई है इसके ऊपर हम सैंपलिंग लगाएंगे। सैंपलिंग लगा कर हम चेक करेंगे क्या वाकई पेमेंट्स हुई है या नहीं हुई। और एडजस्टमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल की वर्किंग को चेक कर लेंगे। ये बात समझ आई आपको। ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर से, क्लोजिंग बैलेंस जीएल से, फिर इसके दरमियान जो पेमेंट हुई उसका बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेंगे। जो एडजस्टमेंट हुई है एक्सपेंस की, इसके पीछे एक पूरी वर्किंग होती है कि एक्सपेंस किस तरह से एडजस्ट होगा। हम उस वर्किंग के लिए क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल लेते हैं, हम बना के चेक करते हैं कि अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनता किस तरीके से। और इस सारी चीजों के हम क्या चेक करेंगे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। ये बात समझाइए आपको। अब आते हैं कि अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनता किस तरीके से। फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाएगी जी पॉलिसी, इंश्योरेंस 1, इंश्योरेंस 2, इंश्योरेंस 3, ये 3 कंपनी की पॉलिसीज हैं। स्टार्ट डेट है 1 जून 24, इसकी स्टार्ट डेट है 30 अप्रैल 24, इसकी डेट है 1 जनवरी 24। एंड डेट है जी इनकी, यानी कि ये पॉलिसी किस दिन को स्टार्ट हुई, इसकी एंड डेट है फॉर एग्जांपल आपका जो 30 मई 25, इसकी है जी 31 मार्च 25, इसकी है जी आपकी 31 दिसंबर 24। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी, वो होगी कि कंपनी का ईयर एंड क्या है, ईयर एंड क्या है। अब आज मैं यहां पे कहता हूं कंपनी का ईयर एंड है जून, कंपनी का ईयर एंड क्या है जी 30 जून 24 कंपनी का ईयर एंड है। इसी तरह यहां पे भी 30 जून 24 ईयर एंड है, यहां पे भी 30 जून 24 ईयर एंड है। आपने जो अमाउंट पे की है वो यहां पे की है लाख रुपए की, यहां पे 2 लाख की, यहां पे 3 लाख। अब यहां पे एक एक्सपेंस का कॉलम आएगा और एक प्री पेमेंट का कॉलम आएगा। अब देखें, अब यहां पे 12 महीनों की पॉलिसीज हैं। कितने महीनों की है जी, ये भी 12 महीनों की है, ये भी 12 महीनों की है और ये भी 12 महीनों की है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 100,000 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो एक महीने का एक्सपेंस आ जाएगा। ऊपर कर लें जी 100,000 डिवाइडेड बाय 12, यहां पे कर लें 200,000 डिवाइडेड बाय 12, यहां पे कर लें 300,000 डिवाइडेड बाय 12। ये क्या है, एक महीने का एक्सपेंस है। ये कितने महीने का एक्सपेंस है, एक महीनों का। अब देखें पॉलिसी स्टार्ट कब हुई है, 1 जून को, एंड कब होगी 30 मई 2025 को। ईयर एंड क्या है 30 जून 2024। तो हमारे लिए एक महीने का एक्सपेंस है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। यहां पे देखें 30 अप्रैल को स्टार्ट हुई है, 31 मई 2025 तक जानी है, साल की पॉलिसी है। मई और जून 2 महीने, मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पे 1 जनवरी को स्टार्ट हुई है, 31 दिसंबर खत्म होनी है, 6 मंथ्स है, तो यहां मल्टीप्लाई बाय 6। बेटा स्टार्ट डेट देखो, एंड डेट को ना देखो, स्टार्ट डेट देखो। और हमारा ईयर एंड डेट क्या है 24 है।
देखो ना 1 जून को अगर मैंने पॉलिसी स्टार्ट की है तो 1 महीने तो मैंने यूज किया ना उसको। यहां पे अगर 30 अप्रैल को यूज हुई है तो यहां पे मेरे 2 महीने तो यूज हुए हैं, यहां पे मेरे 6 महीने यूज हुए हैं, तो ये मेरा एक्सपेंस बन जाएगा 100,000 डिवाइडेड बाय 12 करो क्या बनता है 8,333 यार अप्रैल है 30 अप्रैल मई से शुरू होगा ना और यार ठीक है क्या मई करना है यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल बनता ठीक है 1 अप्रैल। इसको पहली अप्रैल कर देना। और यार ठीक है मैंने तो 12 महीने लिख दिए ना 30 अप्रैल। अकाउंटिंग नहीं पढ़े यार तुम लोग यहाँ पे ऑडिट पढ़े 1 अप्रैल 2025 को तो 12 महीने बनते हैं, तो 2 लाख डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों जी अप्रैल का महीना गुजर चुका है तो इसकी स्टार्ट कब से होगी 1 मई से। मई और जून 2 महीने कितना बनता है जी 16 6 6 7 और यहां बनेगा आपका 1,50,000। ये समझ आई बात की आपको? तो ये 2 माह का है कितना बनता है जी 33,334। ये क्या बन गए जी आपके एक्सपेंस बन गए। अब आपने प्रीपेमेंट निकालना है, इसमें से इसको माइनस करते जाएं, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें से इसको माइनस कर दें। बताएं जी क्या आता है पहले केस में 91,667 अब देखें डेट इन सारों को जमा करें और इनको जमा करें। एक्सपेंस जमा करें ना 8,333 प्लस 333 प्लस 150,000 कितना बनता जी एक्सपेंस का 191,666 408। अब देखें ये क्या है एक्सपेंस और ये क्या है प्रीपेमेंट। अब ये देखें आपने यहां पे देखें यहां पे क्लोजिंग बैलेंस सब यहां से वेरीफाई हो जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा ना। एक्सपेंस कहां से आएगा यहां से, ओपनिंग कहां से आएगा लास्ट ईयर से, पेमेंट कहां से आएंगी बैंक स्टेटमेंट से, तो प्रीपेमेंट स्केड्यूल वेरीफाई हो गया। अब इसके लिए हम इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेते हैं। अच्छा ये तो मैंने जनरल प्रोसीजर बता दिए। फिर जो आपके जो क्लोजिंग के ऊपर आपकी पॉलिसीज हैं, क्लोजिंग के ऊपर जो ब्रेकअप है या ओपनिंग का जो ब्रेकअप है, हम उसकी पॉलिसीज भी लेते हैं और पॉलिसीज में से जाकर उसके प्रीमियम को भी वेरीफाई करते हैं, ड्यूरेशन को भी वेरीफाई करते हैं। सारी बात है आपने इन पॉलिसीज ली, इन पॉलिसी का स्टार्ट डेट आपने कहां से चेक किया पॉलिसी से, एंड डेट कहां से चेक किया पॉलिसी से, प्रीमियम जो था ईयर एंड जो था ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो आपका प्रीमियम है ये कहां से चेक होगा पॉलिसी से, एक्सपेंस किस तरह से वेरीफाई होगा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के थ्रू, प्रीपेमेंट किस तरह से चेक होगी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के थ्रू। तो ये आपका प्रीपेमेंट के ऊपर हो गया प्रोसीजर्स। अगर पेपर में 5 नंबर का सवाल आ जाएगा कि ऑडिटर जो है वो प्रीपेमेंट्स पे क्या प्रोसीजर लगाता है, तो आई बिलीव कि आपको अब प्रीपेमेंट के प्रोसीजर लिखने आ जाएंगे। अकाउंटिंग सामने रखनी है और अकाउंटिंग के बेस के ऊपर बस उसको टेस्ट कर लेना, कुछ भी नहीं करना। मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग बताई आपको, ऑडिट तो बताई कुछ नहीं यार, बिल्कुल कर लें। अब क्लोजिंग के ऊपर फर्दर ब्रेकअप होता है कि कितना करंट का पोर्शन है कितना नॉन करंट है। नॉर्मली ये साल की होती हैं तो इसलिए ज्यादा इसमें फर्क आता नहीं है। हाँ अगर कोई सा की हो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर प्रीपेडेंट मेरा 10 साल का दिया हुआ है तो उसमें से 9 साल का नॉन करंट में आएगा और 1 साल का करंट में आएगा। जी यहां तक बात समझ आ गई जी आपको? कोई सवाल, कोई चीज ना समझ आई हो? क्लियर है जी? ले जी आपके करंट एसेट्स हो गए खत्म। सॉरी बैंक स्टेटमेंट से, पॉलिसी से अमाउंट देखेंगे और चेक कहां से करेंगे वाकई पेमेंट हुई है या नहीं हुई, बैंक स्टेटमेंट से।
पॉलिसी प्लस बैंक स्टेटमेंट दोनों से हो सकते हैं जी। नींद जो है ना ये बड़ी हावी होती जा रही है दिन ब दिन। क्या चीज? नहीं अब ना, नहीं मैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि शायद नींद पूरी नहीं हो रही। 3 घंटे 4 घंटे, और पढ़ाई में तो यार बनता है ना, पढ़ाई में तो आप 2 घंटे सोए। क्या चीज? देखें जब गोल्स और मोटिवेशन हो फिर गोल, फिर नींद किस बात की? फिर नींद नहीं आनी चाहिए। क्या चीज? मेरी जिंदगी में गोल मोटिवेशन नहीं है इसलिए नींद आ रही है मुझे। और नहीं बीमार हो जाएंगे। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो है वो 1-1 घंटे भी सोया हूं, कई दफा तो सोता भी नहीं था। मैं सही बता रहा हूं, समझ आ। देखें मैंने ना सीए का गोल क्या बनाया था, मैंने ये बनाया था कि सीए करना है इंशाल्लाह, हर सूरत करना है। उसके लिए क्या था, क्योंकि मेरे नंबर बड़े कम थे, क्लासे में लेता नहीं था, मेरे दिन में क्या था कि शायद मैं किताबें खोल के बैठा रहूंगा तो पास हो जाऊंगा। सही बता रहा हूं मैं आपको, और मैंने ये किया है, किताबें खोल के बैठा रहा, पास हो गया। मैंने किताबों के साथ जो है ना वो दोस्ती रखी, मैंने किताबों के साथ जो है ना वो दूरी नहीं इख्तियार की। किताबें मैंने खोल के रखी अल्लाह ताला की ज़ात मैंने देखती है ना। देखें मैं तो खोल के किताबें बैठ जाता था। हाँ पेपर किताबें खोल के बैठ जाता था, समझ आई आ रही है नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बात आप ठीक कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन नहीं मैं एक चीज तो बात लग है। अगर आप देखें यहाँ बच्चे करते क्या हैं, सुबह आते हैं 7 बजे, जाते हैं यहाँ से 5 बजे। ये तो मतलब मुझे तो ये सिचुएशन बच्चों की समझ ही नहीं आती कि यार आप लोग यहाँ पे 8-10 घंटे क्या करते हैं? तो कोई पढ़ाई कुछ नहीं होती, कुछ पढ़ाई नहीं होती, छोड़ दो ये सारी बातें हैं। आपके 3 घंटे जो क्लास का टाइम है ना, सिर्फ वो आपका होना चाहिए, बाकी लाइब्रेरी में होना चाहिए। आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ें, वहां पे जो पढ़ाई होगी वो इफेक्टिव होगी। वरना तो क्या होगा, आप इधर से उधर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, उठेंगे चिप्स खाएंगे, उठेंगे वो बोतल प्यास लग के बोतल पीना चाहते हैं, इधर उठेंगे मोबाइल यूज करना शुरू कर देंगे, उठेंगे गाने लगा के बैठ जाएंगे। और क्या करना आप लोगों ने इधर बैठ के गपशप करेंगे और चले जाएंगे फिर आप लोग। लेकिन ऐसे क्लास में बच्चे लाइक हैं सारे माशाल्लाह, तो आप लोग तो एक्सेप्शन हैं वैसे ना। इतनी लाइक क्लास वैसे मुझे नहीं मिली आज तक, जितनी क्लासें मिली ना वो, अब अल्लाह का रिजल्ट भी आप लोग का इतना ही अच्छा हो। हाँ ये ना हो कि रिजल्ट में खुदा ना खासा कुछ अनहोनी ही हो जाए। एनीवे जी, हम जो आप डिस्कशन करने जा रहे हैं वो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जी लाइबिलिटीज एंड इक्विटी की करने जा रहे हैं। देखिए हमने कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमने ओपिनियन लेनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारा कुछ आता है जी। मौली साहब अच्छा बेटा, अब इसमें ना जो पॉइंट टू बी फोकस्ड है वो 2 मेजर एरियाज हैं, एक ट्रेड पेबल्स हैं, एक अक्रूवल्स हैं, और एक लॉन्ग टर्म लोन्स हैं। ये 3 जो एरियाज हैं ना ये बहुत ज्यादा हॉट फेवरेट होते हैं। एक लॉन्ग टर्म लोन है, एक अक्रूवल्स है, फिर आपका कंटेंजेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस हैं, फिर आपका जी नहीं, जो कंटेंजेंट लायबिलिटी होती है वो अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट की क्या होती है, आपकी लायबिलिटी होती है। फिर क्या नंबर आता है जी आपका ट्रेड पेएबल आता है। ये मेजर पेपर के पॉइंटों से 4 एरियाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 ही लिखे हुए इसमें भी, इसलिए कुछ नहीं है। नहीं लॉन्ग टर्म लोन भी वो भी होगा ना, इक्विटी भी होगी इसमें। नहीं भाई चौरे नीचे लिखा हुआ है ना, ऑडिट ऑफ इक्विटी भी है कि इनकम स्टेटमेंट फिगर्स हैं, तो ये भी तो है ना चीज इसमें। ले जी, आज जो अभी हम डिस्कशन करते हैं ना, जो आसान एरिया है उसको देख लेते हैं, अक्रूवल्स को और ट्रेड पेबल को देख लेते हैं। अक्रूवल्स क्या होती हैं, अभी बात की हमने। ये बेटा प्रोसीजर हो गए हुए हैं इसके, मैं पहले बता दूं, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका हुआ है, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कराना है बस। अक्रूवल्स क्या होती हैं जी?
हमने बेनिफिट कंज्यूम कर लिए हैं लेकिन अभी हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं की। अब अगर पेपर में सवाल आ जाए कि व्हाट प्रोसीजर ऑडिटर विल परफॉर्म ऑन द अक्रूवल्स, तो आपके ज़हन में क्या पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? 1 में 1 चले, 1 मिनट ठहरें, आप बताएं पॉलिसी किस चीज की? अक्रूवल की नेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कंपनी के पास कौन कौन सी अक्रूवल्स मौजूद होती हैं। अक्रूवल में रिस्क क्या लगता है आप बताएं? अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी का रिस्क लगता है। अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी क्यों की जाएगी? हाँ जी, और नहीं, लायबिलिटीज को कम किया जाए और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। देखें, मैं अक्रूवल किस चीज के अगेंस्ट बुक होती है? किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट बुक होती है। अगर मैं एक्सपेंस ही बुक नहीं करूंगा तो मेरा एक्सपेंस भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बेहतर हो जाएगी। जब एक्सपेंस बुक नहीं होगा तो लायबिलिटी भी बुक नहीं होगी। जब लायबिलिटी बुक नहीं होगी तो करंट रेशियो आपकी इंप्रूव हो जाएगी, तो आज आके आपको दो बेनिफिट हो रहे होंगे। तो ये रिस्क होता है कि यहां पे लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड होने की वजह से एक्सपेंस भी अनरिकॉर्डेड है और आपका लायबिलिटी भी अनरिकॉर्डेड है। सबसे पहले आपने क्या पूछा कि आप मैनेजमेंट से अक्रूवल्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। क्यों अक्रूवल्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे? क्या चीज? हमें यह पता चल जाएगा कि अगर कोई इस बिजनेस के अंदर फर्दर टाइप ऑफ अक्रूवल्स होनी चाहिए जो बुक नहीं हुई, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर ले। फॉर एग्जांपल, अक्रूवल्स में हमें पता है कि बिजली का बिल, हर कंपनी के पास बिजली का कनेक्शन होता है, हर कंपनी के पास गैस का कनेक्शन होता है। तो अगर ये हमें पता है कि मैनेजमेंट ने अपने पास अक्रूवल में इलेक्ट्रिसिटी के बिल की अक्रूवल ही नहीं डाली हुई, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने एक्सपेंस ही बुक नहीं किया हुआ। अब ये तो एक बड़ी बेसिक नेचर की अक्रूवल है। अगर आप क्लाइंट से लिस्ट ना लेते, अगर आप क्लाइंट से लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स ना लेते, आप क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग ऑफ अक्रूवल्स ना लेते, आप उसके बिजनेस के नीड के साथ, बिजनेस के ऑपरेशन के साथ उसके खर्चों को लिंक ना करते, तो आप उसके अक्रूवल के बारे में बेहतर कमेंट्स नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछा कि आपकी अक्रूवल्स किस किस्म की होती हैं, किस तरह की होती हैं, आप हमें उनके बारे में बताएं। फिर हमने मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर खुद इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके चेक किया कि इंडस्ट्री में अगर इस कंपनी की अक्रूवल इस तरह की है तो इंडस्ट्री में कौन कौन सी अक्रूवल्स इस तरह की बुक होती हैं। मेरा पास एक्सपीरियंस किस किस्म का है। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे ज़हन में रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट अक्रूवल्स को बुक नहीं करेगी। क्यों नहीं बुक करेगी? क्योंकि प्रॉफिट को एनहांस करना है और लायबिलिटी को रिड्यूस करना है। इस काम को करने के लिए मैनेजमेंट अपने पास अक्रूवल बुक नहीं करेगी और मैंने इस रिस्क को मिटिगेट करना है कि कोई अक्रूवल बीच में से मिस ना हो, कोई अक्रूवल इसमें से बीच में से मिस ना हो। अब हमने क्या किया? हमने कहा कि ठीक है जी, आप हमें लिस्ट दें, प्रोसेस बताएं। हमने उस लिस्ट को, अब देखें, प्रोसेस के मुताबिक मैनेजमेंट ने 10 तरह के अक्रूवल्स कहीं। आपने उन अक्रूवल्स को किससे कंपेयर कर लिया? इंडस्ट्री की नॉर्म्स के साथ और कंपनी के बिजनेस के ऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ। फिर आपने लिस्ट ली। लिस्ट को किससे कंपेयर करेंगे? लिस्ट ली ना, लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स ली। आपने कहा कि आप लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स भी दें। जो मैनेजमेंट ने कहा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें सैलरी की अक्रूवल है, मेरे पास रेंट की अक्रूवल है, मेरे पास अपने फी की अक्रूवल है, मेरे पास कुछ बोनस की अक्रूवल है। अब ये अक्रूवल्स है मैनेजमेंट ने आपको जो दी हैं। अब इस लिस्ट को, ये लिस्ट है, ये क्या है? इस लिस्ट को कंपेयर करना, किससे कंपेयर करेंगे? रिस्क क्या है? देखिए रिस्क क्या है कि कोई लिस्ट के अंदर आपके अक्रूवल रिप्रेजेंट ही ना हो, मिस ना हो। रिस्क ये है। वेरी गुड। हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर एंड की लिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। ये बात समझ आई आपको? देखें बेटा, बात फिर वही है कि जब तक आपको ऑब्जेक्टिविटी नहीं पता कि हम काम क्यों कर रहे हैं, उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है। देखें, अगर लिस्ट में सैलरी आ गई है तो सैलरी शीट से ही वेरीफाई होगी ना, वो तो बेसिक प्रिंसिपल है। क्या मेरा ये रिस्क है कि सैलरी शीट से वेरीफाई नहीं होगी? ये रिस्क है, लेकिन ये इतना मटेरियल रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है कि अगर सैलरी की अक्रूवल होनी चाहिए थी तो क्या सैलरी की अक्रूवल की गई है या नहीं की गई? अब मैंने लिस्ट ली, उसमें लिस्ट में रेंट, फी और बोनस आ रहा था। मैंने लास्ट ईयर की लिस्ट ली, उसमें सैलरी आ रही थी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा था, उसमें
यूटिलिटी अदर बिल्स आ रहे थे तो जी इंडस्ट्री के साथ प्रैक्टिस के साथ मैच कर लेंगे। मुझे पता है कि इस कंपनी में किस तरह की अक्रूवल होती हैं। अब नई कंपनी बनी है तो नई कंपनी में क्या बिजली कनेक्शन नहीं होगा? होगा तो बिजली के बिल की अक्रूवल होनी चाहिए। हमने क्या किया, करंट ईयर की लिस्ट को लास्ट ईयर की अक्रूवल की लिस्ट के साथ क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। फिर दूसरा काम इस लिस्ट पे क्या करेंगे, इस लिस्ट को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री नॉर्म्स ऑब्लिक प्रैक्टिसेस के साथ। कि ये जो लिस्ट आप देखें, सबसे जरूरी मेरे लिए क्या है, ये लिस्ट की कंप्लीटनेस को इंश्योर करना, लिस्ट की कंप्लीटनेस को इंश्योर करना। ये बात समझ आई आपको? अब लिस्ट की कंप्लीटनेस को इंश्योर कर लिया मैंने, लिस्ट को किससे कंपेयर किया, पिछले साल से कंपेयर किया और इंडस्ट्री की नॉर्म के साथ कंपेयर किया। अब आएगा कि जो इनके अंदर अमाउंट्स आ रही हैं वो मेरी कंप्लीट हैं या नहीं है। देखिए जो मेरी पहले क्या लिस्ट था कि कोई अक्रूवल मिस ना हो जाए, अब लिस्ट क्या है कि भाई कोई अमाउंट जो आनी चाहिए थी वो अमाउंट ठीक है या नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की जाए, कहां से चेक करेंगे आप? पहले तो देखें आपका जो अक्रूवल है वो रीजनेबल होनी चाहिए। आज के दिन पे क्या मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है? लास्ट मंथ का जब मैं अक्रूवल बुक करने जा रहा हूं, क्या मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है? नहीं है ना, वो तो अगले जाके आएगा। दोबारा सुने, क्या मेरे पास आज के दिन पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है? नहीं। आंसर यस या नो में करें, है या नहीं? नो। मैंने एक्सपेंस बुक करना है, मैं किस बेसिस पे एक्सपेंस बुक करूं? पिछले साल उस महीने में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आया था। लेकिन क्या यह बात रीजनेबल रहेगी? देखें वहां उस वक्त यूनिट कितने का था, 20 रुपए का, अब यूनिट कितने का है, 60 रुपए का। आप यूनिट्स को तो वहीं से ले सकते हैं, यूनिट कहां से आएंगे, लास्ट ईयर के सिमिलर पीरियड से आएंगे। रेट कहां से आएगा, करंट, पिछले महीने का रेट ले लेंगे। क्या चीज? आप नहीं रीडिंग देखो, बात क्या है कि फिर भी एक महीने का ओवरड्यू होकर आता है ना। आप जून के महीने में जो बिल आएगा वो मई का आएगा, मई में जो आएगा वो अप्रैल का आएगा। फिर भी बेटा वो उस महीने का नहीं आता ना। जून अगर 30 जून के ऊपर रीडिंग हो भी जाए तो जो रीडिंग हो रही है किस महीने के बिल की रीडिंग हो रही है? जून का तो भी कंज्यूम हुआ है ना, जून की तो अगले महीने में बिल आना। लास्ट मंथ का बिल आता है हमेशा, जिस महीने में बिल आता है उससे पिछले महीने का बिल होता है। और बिल की रीडिंग नॉर्मली कई अब तो वैसे इन्होंने ईयर एंड पीरियड एंड के साथ इसको रिकंसाइल कर लिया है, वरना कई इलाकों में तो अभी भी ये मिड ऑफ द मंथ में जाकर रीडिंग हो रही होती है, 17-18 तारीख को। अब वो 17-18 को जो रीडिंग हो रही होती है वो पिछले महीने की रीडिंग हो रही होती है। तो जनाबे वाला हम यहाँ पे क्या किया, हमने इसकी रीजनेबलनेस को टेस्ट किया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की अमाउंट आ रही है उसकी रीजनेबलनेस अमाउंट ठीक है या नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह से कुछ और अक्रूवल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई बोनस है, बोनस की अक्रूवल भी बुक करनी है। अब जारी बात है बोनस की अक्रूवल कहां से मैच करेंगे? बोनस क्या होता है, एम्प्लॉयज को कुछ बोनस देना है। बोनस कौन देता है? कंपनी में कौन बंदा देता है? एचआर प्रोसेस करता है। देता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। अब जारी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर कोई बोनस दिया है तो कहां से दिया होगा? कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए होंगे, तो बोनस की अक्रूवल कहां से चेक कर लेंगे? उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग से चेक कर लेंगे। इसी तरह से रेंट है, रेंट की अक्रूवल कहां से चेक करेंगे? रेंट के एग्रीमेंट से चेक कर लेंगे। इस तरह से अगर कोई फी है, कोई मैंने सब्सक्रिप्शन हमने देनी होती है, कोई फी देनी होती है, वो कहां चेक करेंगे? उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेंगे। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि आप इसके अलावा जो कुछ बाकी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जनरल एक्सपेंडिचर है जिनकी अक्रूवल बुक करनी है आपने, अब उसकी जो बेसिस होती हैं वो नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि पिछले 11 महीनों में जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ होता है उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सपेंस है जिसकी कोई मेरे पास बेसिस मौजूद नहीं है, उसका मेरा 70,000 का खर्चा हो चुका है 11 महीनों में, तो मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे या मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे तो एक महीने का मेरा खर्चा आ जाएगा। 70,000 डिवाइड बाय 11 करें, 6,667। आप 6667 क्या है मेरा अक्रूवल की अमाउंट है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जो पिछले 11 महीनों का एक्सपेंस था उसको 11 पे डिवाइड कर दिया और एक महीने का एक्सपेंस निकाल लिया। अब इस एक महीने के एक्सपेंस की क्या कर लें, अक्रूवल बुक कर लें। ये बात समझाइए आपको? ये क्या है, ये बेसिस हैं जो आपके अक्रूवल की बुक हो सकती है। हाँ जी, करंट ईयर के। अब देखें, अब पहले आपने लिस्ट को इंश्योर किया कंप्लीटनेस को, फिर आपने इंडिविजुअल आइटम की कंप्लीटनेस को इंश्योर किया, अभी भी कंप्लीटनेस पूरी नहीं हुई। अब क्या करेंगे? अब आप ज़हन में लेके आए पीरियड 13 टेस्ट, याद होगा आपको
पीरियड 13 टेस्ट। बताएं जी पीरियड 13 टेस्ट क्या होता है, बोले सब तो। ईयर एंड जब कंप्लीट हो जाए उसके जो अगले 2 या 3 महीने तो उसमें क्या करेंगे, वो किस तरह करेंगे, पेमेंट हुई होगी। वेरी गुड जी, आगे आप बताएं जी, आप बता दें। हाँ जी, क्यों नींद आ रही है ना आज आपको, चलें बताएं। पूरा प्रोसेस बताना आपने, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या होती है पीरियड 13 टेस्ट की, वो आपने बतानी है। पढ़ाया हुआ मैंने ऑलरेडी, मैं नया तो नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे आप बता दें, चलिए आप बताएं। पढ़ा नहीं है जी जी जी, मैं बेटा अभी लेक्चर पिछले खोले ना, मैंने उसमें एक प्रोसीजर बता रहा है। अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए मैंने जिस पढ़ाया था आपको, अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी के लिए समझाया था। हाँ भाई बताओ जी। हमने कहा था कि ईयर एंड के बाद की पेमेंट लेते हैं, क्या कौन सी लेते हैं, आफ्टर ईयर एंड की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो लेते हैं। उस बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड को सिलेक्ट करते हैं। डेबिट साइड क्या है, पेमेंट। अब इस पेमेंट को हम एक्सपेंस के साथ कंपेयर करते हैं। अब एक्सपेंस के साथ जब कंपेयर करते हैं तो एक्सपेंस के हम क्या निकलवाते हैं, वॉचर निकलवाते हैं। वॉचर के बैक एंड पे क्या लगा होता है, स्पोर्टिंग लगी होती है। इस स्पोर्टिंग की डेट को चेक करते हैं। अब डेट से क्या आएगा, जाहिर बात है, देखें आपने ईयर एंड के बाद पेमेंट की, आपने कहा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपने इस बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल आया ₹1,00,000, आपने इस ₹1,00,000 का वोचर निकलवाया। वोचर जो था वो था फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल का। वोचर किस चीज का था, इलेक्ट्रिसिटी बिल का था। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पकड़ा, आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी बिल था जून के महीने का, जून 24 के महीने का था। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने 1 जुलाई को एंट्री किया ये गलत है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, 30 जून के ऊपर, कब, 30 जून 24 के ऊपर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और पेएबल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था ₹1,00,000 से। और 1 जुलाई को जब पेमेंट की है तो पेएबल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था ₹1,00,000 के साथ और बैंक क्रेडिट होना चाहिए था ₹1,00,000 के साथ। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या एंट्री पास की है, मैंने एक्सपेंस टू बैंक एंट्री पास की है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पेएबल टू बैंक होनी चाहिए थी। हमने किस तरह से आइडेंटिफाई किया, पीरियड 13 के थ्रू आइडेंटिफाई किया। पीरियड 13 में सबसे पहले हम बैंक स्टेटमेंट्स लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड को पकड़ते हैं, उस डेबिट साइड को जाके पेमेंट के जीएल से वेरीफाई करते हैं, पेमेंट के जीएल से हम उसका पेमेंट वोचर निकलवाते हैं। पेमेंट वोचर के बैक एंड पे सपोर्टिंग एविडेंस लगा होता है, सपोर्टिंग एविडेंस के ऊपर डेट आ रही होती है। वो सपोर्टिंग एविडेंस की जो डेट है आपका एक्सपेंस उस पीरियड में जाके रिकॉर्ड होना चाहिए। समझ आई है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, ये इस इनाम से पढ़ाया हुआ है, इस इनाम से पढ़ाया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। बेटा मैंने पेएबल जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था पेएबल के ऊपर पहले फंक्शन आता है। दोबारा पढ़ेंगे लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना, एटलीस्ट कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना। चले जी, पीरियड 13 टेस्ट का प्रोसीजर लिखें सारे, चेक करता हूं। अभी आप लिखे ना, मैं थोड़ी, मैंने बता दिया आपको। तो कैश का जीएल ले लेंगे। डिजाइन योर प्रोसीजर्स टू evaluate the completeness of liabilities। जी हाँ, तो जो अब आपको पता है, जो मर्जी लिखे वहां पे, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें।
मैंने सब बताया कि लायबिलिटीज की कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है, अक्रूवल की कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है, प्रोसीजर डिजाइन करें। पेमेंट के वाउचर को बिल के साथ कंपेयर करते हाँ जी, देखिए वोचर जो पेमेंट हुई है वो किसी ना किसी एक्सपेंस की हुई है, वो एक्सपेंस की डेट क्या है, वो कहां से मिलेगी, उसकी सपोर्टिंग एविडेंस से मिलेगी। अगर वो ईयर एंड से पहले की डेट है तो अगर ईयर एंड से पहले एक्सपेंस बुक हो गया तो ठीक है, अगर वो ईयर एंड के से पहले का एक्सपेंस है लेकिन बुक आपने बाद में किया तो गलत है। ये आपने चेक करना है सिर्फ। डिजाइन द ऑडिट प्रोसीजर्स टू evaluate द कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज। रट्टा नहीं लगाना, अपना बैठ के अपना अपना जल्दी जल्दी काम करो, बातें नहीं करनी। अक्रूवल्स और भाई बातें नहीं करनी। और भाई बातें नहीं करनी। ये लड़कियां बातें बहुत करती हैं खुदा दी कसम से। बस कर दो, अपना काम करो बैठ के। और फिर वही बात, क्या मैं मेरे से सवाल पूछे, मैं बताता हूँ। तो उनका सवाल है वो करे, आपके बीच में आके बहुत बातें की जा रही हैं। हाँ जी बताएं क्या सवाल है। जीएल से पेमेंट हुई है, जीएल में एंट्री क्या हुई होगी, पेबल क्रेडिट किया होगा, पेबल डेबिट करके बैंक क्रेडिट किया होगा। कमरान खान क्या हाल है, वो अभी टेस्ट कर रहा है, 5 मिनट तक आता है, 5 मिनट तक आ रहा है। तो उसकी जो पेमेंट उसकी एंट्री क्या हुई होगी, पेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक उससे डेबिट हुआ है, बैंक से डेबिट हुआ, तो इधर जीएल में क्या होगा, क्रेडिट। बस ये चेक करना है। करंट एसेट्स, हाँ जी, क्यों, बस करो, कुछ भी नहीं है, दोबारा हो जाएगा। चलिए इसमें ट्रेड रिसीवेबल कर लें, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स कर लें एंड प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट वैसा सवाल बना के देना, आपको समझ नहीं आनी। प्री पेमेंट्स में प्री पेमेंट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, चैप्टर 9। ले जी, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया होगा और मैं फिर आपके ऊपर छापा मारने आ रहा हूं। हाफिज फिजान साहब, obtain understanding of the entity operation for identification of the relevant accruals, obtain list of accrual from management and ensure the completeness through last year accrual list, compare the list of accrual with individual account to ensure any shortcomings। कितनी shortcomings, लिस्ट में उन्होंने कोई अप्रूवल बताया है, तो ये तो account इसका open नहीं हुए। सही करके लिखो ना, सही करके लिखो ना। मौलवी तूने इस राइटिंग के साथ पास हो गया ना तो तूने मुझे आके पकड़ लेना है। मैं तुम्हें जरूर बात बता रहा हूं, ये तू लिख के मारता है इससे। मौलवी की राइटिंग इससे अच्छी है। इससे अच्छी नहीं हो सकती तुम्हारी राइटिंग। चेक द नेचर ऑफ द accruals ऑफ द कंपनी, compare the accrual of the company with accrual of industry norms and conditions, verify and take the list of accruals and compare with the last year। ठीक है, कोई बेटा रट्टे लगाओ। सर नहीं रट्टा आपको नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ, इसको कोई नहीं बेटा, जो है ना वो रट्टे लगा के को नहीं ऑडिट पास होना इस तरह से। That which land of accruals are incurred, ये LAND आ रहा है, चुआरे। हाँ आप देखें कितना फर्क पड़ता है। ठीक है, काफी हद तक बेहतर लिख रहे हैं। देख लिख रहे हो, देख लिख रहे हो भाई, हैं जॉब ने कराया वही है।
आई तुम इतने लेट हो क्लास में? ये जो आखिरी बात है सही। ओ भाई, 1 लाइन 2-3 लफ्जों में कौन सी ड्राफ्टिंग होती है? ये देखो कितने बुलेट्स में बनाए हैं, पढ़ के बोलो क्या लिखा है पहला। तो उसे क्या वेरीफाई करोगे? तुम्हें कॉन्सेप्ट सारा पता है, लिखने में तुम जो है ना बड़े परेशान हो रहे हो। तुम्हारे कॉन्सेप्ट पूरी क्लास में ना बड़े बच्चों से अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रॉब्लम क्या है लिखने का? तुम्हारा बहुत बड़ा इशू है। इसको कोप अप करो भाई मेरे, वरना पेपर नहीं पास होगा इस तरह से। हाँ जी, चुहा रहे हो जी? Evaluate the assumption of the company regarding what? क्या बताने से बता दें। रिगार्डिंग अप्रूवल्स के मतलब एंट्रीज वगैरह चेक कर सकें बेटा ये दिखाएं। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कंप्लीटनेस के मैंने प्रोसीजर बताए हैं, पूछे आपसे। बेटा कंप्लीटनेस के मैंने प्रोसीजर पूछे हैं, सारे लिख नहीं हैं, मैंने कंप्लीटनेस के कहे हैं। There are many chances to identify the accrual, so we will gonna check the past year bank statement through which we will review the debit side against the payment of the GL. We will match the payment against the expense and obtain the नहीं कॉपी पेस्ट कर रहे हो तुम एक दूसरे को, वर्डिंग तक तुम्हारी कॉपी पेस्ट है हैं? या तूने कॉपी की है या उसने कॉपी किया? मैंने नहीं, मैंने रिव्यू नहीं करना, मैंने रिव्यू ही नहीं करना है ना ना ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। Obtain understanding of the nature of the accrual of the company and compare this with the last year company norms and the industry norms. कंपनी के रिकॉर्ड्स होते हैं और इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं, और यहाँ पे दोबारा बुलेट बनाने की जरूरत नहीं है। Obtain the list of the accrual and verify this list with last year. तो फिर ये ऊपर लिख तो दिया, फिर दोबारा क्यों लिखा है ना विद द लास्ट ईयर? ये लिखा तो है obtain understanding of the nature of the accruals of the company and compare this with the last year company norms and the industry norms। तो हो तो गया, सेम ही हो गया ना, फिर डुप्लीकेट हो गया। फॉर टेस्ट ये डुप्लीकेशन वाला इशू बहुत ज़्यादा है आपका। द टेस्ट ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ अक्रूवल परफॉर्म Page 13 test for this purpose obtain the after year and payment bank statement, compare debit side with the payment side of bank statement with the expense as per GL, compare the date which is mentioned on voucher with the expense in GL। चलो आपने कॉन्सेप्ट ठीक लिखा, लेकिन थोड़ा सा इसकी ड्राफ्टिंग पेश हुआ है। बेटा जाओ भाई, कमरान खान तुम्हें बुलाने आया। कौन बुला रहा है? नवीद अंसारी साहब। कोई मगर झाड़ पड़नी होगी इसको, इन्होंने टेस्ट ठीक नहीं चेक किए। लो भाई जो जरा गेम करवा के आओ, फिर मुझसे पूछते हैं जी। डर डर क्यों दिखा रही हैं? Acquire the list of the accrual एंड प्रीपेमेंट्स। प्रीपेमेंट का सवाल था, प्रीपेमेंट का सवाल है, सवाल के अंदर तो जवाब है चन्ना। कंपेयर द अक्रूड अमाउंट ऑफ द relevant expense with the last year balance and industry. Review the completeness in each area of the list of the item, such as check the completeness of rental expense from the rent agreement। मैंने आपसे पूछा है रेंट एक्सपेंस के ऊपर काम करना है या कोई लोन की अक्रूवल की बात हो रही है? नहीं तो बात मैंने जनरल सवाल किया ना, तो जनरल उसका जवाब देना। चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अक्रूवल एंड पेमेंट। हाउ? कौन से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी? नहीं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होती इस तरह से। चेक रीजनेबल ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द अक्रूड। किस तरह से एक्सपेंस की रीजनेबलनेस को टेस्ट करेंगे? मैंने नहीं तुम्हारा रिव्यू करना, तुम्हारी पहली लाइन ही कॉपी पेस्ट थी। हाँ भाई दिखाओ जरा तुम। गेट इंफॉर्मेशन अबाउट
गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी अबाउट, ये क्या ड्राफ्टिंग है? एक लफ्ज को 3 दफा लिखा हुआ। गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी अबाउट अक्रूवल, द नेचर ऑफ द अक्रूवल ऑफ द कंपनी मस्ट बी वेरीफाइड। ये नेचर ऑफ द अक्रूवल मस्ट बी वेरीफाइड क्या प्रोसीजर होता है? क्या होता है प्रोसीजर? कंपेयर द लिस्ट विद द लास्ट ईयर ऑडिटेड रिकॉर्ड्स एंड लिस्ट टू इंश्योर द कंप्लीट। ये ठीक है। इफ द मैनेजमेंट डज नॉट मेंटेन एनी अक्रूवल गेट द नोटिस ऑफ इट एज इट मे बी अ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। आपको किस तरह से पता है कि उसने कोई चीज रिकॉर्ड की है नहीं की? यही तो सवाल मैंने किया है, सवाल को दोबारा सवाल में लिखी जा रही है। द कंपनी इज न्यूली फाउंड, किसने कहा कंपनी न्यूली फाउंड हुई है? क्यों? मैंने कोई सवाल किया है, इररिलेवेंट प्रोसीजर क्यों लिख रहे हैं? मैंने वैसे कहा पीरियड 13 टेस्ट का था, लिखा आपने जो इधर उधर की बातें सारों ने लिखी हैं, किसी ने पीरियड 13 टेस्ट को जिक्र ही नहीं किया, सवाए आपने किया है पीछे से, उसने किया हुआ था, ये कुछ बच्चों ने किया, तो ज्यादा ने नहीं किया हुआ था। और आप नहीं देखना मैंने, आप टाइम नहीं इतना। वी विल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, ये किसका है? तुम्हारा, ये किसका है? ये वाला आपका। वी विल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द अक्रूवल ऑफ द क्लाइंट एंड टू इंश्योर दैट ऑल अक्रूवल मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है। वी विल ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ अक्रूवल ऑफ मैनेजमेंट, then we will compare the list with the last year list of accrual to verify if any accrual is missing. Good. After that we will compare the list with the industry to ensure the completeness of recording. To verify the amounts of the accrual we will apply different procedure on different accruals. ठीक है। One of the method for amount verification is period 13. One of the method for completeness to ensure for ensuring the completeness is period 13 test. और period 13 test क्या होता है वो फिर आगे लिखना है। ये तुम्हारा तो मैंने पहले देख लिया ना। हाँ भाई 97%। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, तूने ना कल सर्टिफिकेट लेके आना, मुझे दिखाना थे 97%। तुम क्या कोई कराची बोर्ड से तो नहीं पढ़ के आए या मुल्तान बोर्ड से नहीं पढ़े हुए? बस फिर बहालपुर बोर्ड का बनते हैं इसमें। एमडी अकेडमी कितने थे? 168 परसेंटाइल बताओ ना। टोटल परसेंटेज 90.6। हाँ भाई किसी और ने, इधर तो कोई नहीं, कोई डॉक्टर बनने वाला। 168 पे एडमिशन हो जाता है जी? टोटल एग्रीगेट देखा जाता है 98% था। कितना था? 89 पे एंड होता है। तो वो 90 पे कह रहा है उसका। मिस आपके कितने मार्क्स है एमडी कैट में? मुझे दुख होता है कि इतने अच्छे नंबर लेकर जाना सीए की फील्ड में आ गए। मैं तो अभी चली जाऊँ भाई। आधे प्रोसीजर लिखे हैं, कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज अक्रूवल एंड रिकंसाइल विद द प्रीवियस ईयर, ये ठीक है। चेक द ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट, कंपेयर द बैंक स्टेटमेंट पेमेंट विद द जीएल ऑफ द कंपनी। नाउ चेक द रिसीट ऑफ द वोचर एंड वेरीफाई पेमेंट ऑफ द रिसीट ऑफ द वोचर एंड वेरीफाई द पेमेंट। एक रिसीट की बात कर रहे हो, दूसरा पेमेंट की बात कर रहे हो। मुझे एक आइडिया हो गया कि नहीं, वो बाद में देखूंगा, अभी मॉल भी दिखाओ। नहीं यार मैं यकीन है यार। पहले 3 पीरियड 13 के होता कि जनरल ऑब्टेन बैंक स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट मंथ को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? आपको ओवरऑल मतलब हम सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड की बैंक स्टेटमेंट लेंगे। थोड़े से ना माठे प्रोसीजर है लिखने में। ये क्या है? कौन सारे ने तो मछुआरों की तरह नहीं लिखे। हाँ भाई
ये तो जो मैंने लेक्चर बड़ा बोला वही सारे लिख दिए। अच्छा, ये तो मैंने जो बातें बताई हैं वो सारी याद से लिख दी हैं। ठीक, कोई बच्चा जिसका रह गया हो आपको मैंने देख लिया, हो गया। अभी क्लास के बाद बाकी डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं है। ले जी अक्रूवल के ऊपर जरा बुक दिखाएं जी, बुक के ऊपर रीडिंग कर लें जी जरा। चैप्टर नंबर 10 जो मेरे पास बुक है इसका पेज नंबर है 164, लर्निंग आउटकम नंबर 2। चैप्टर नंबर 10 लर्निंग आउटकम जो है 2 है जी, पेज नंबर 164 जी। ओपन कर लीजिए आप लोगों ने। टू 2.1 में लिखा हुआ जी, डिफिकल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस इन दिस एरिया। The audit of accrual, provision and contingencies can be so difficult area for the auditor. Accrual are usually estimated amounts and will be subject to audit techniques which are similar to those applied to prepayments. तो जो prepayments पे थी उसकी वाइस वर्सा कर दीजिए तो accrual बन जाता है। Provision and contingencies may be highly subjective area where a considerable amount of judgment may be called for. Evidence may be needed from आउटसाइड एक्सपर्ट सच एज लीगल एडवाइजर। ये उसकी बात कर रहा है जब प्रोविजन की बात होती है। आगे आ जाती है अक्रूवल्स के ऊपर 2.2। अक्रूवल बैलेंस आर डिफिकल्ट टू ऑडिट एज द फिगर रिपोर्टेड आर ऑफन बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। जाहिर बात है, मैंने आपको बताया 11 महीनों का एस्टिमेट देख लें, पिछले साल के एक्सपेंस के साथ कंपेयर कर लें, उसके एक जनरल रीजनेबलनेस को चेक कर लें, तो वहां पे एक्चुअल अमाउंट्स नहीं होती बल्कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट्स होती हैं। However, the amount involved may not be material, in which case the auditor will not devoted a significant amount of time and resources to this area। कहते हैं नॉर्मली अमाउंट मटेरियल नहीं होती लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगता, ये बात गलत है। अक्रूवल इज़ टू क्रिटिकल एरिया, यहाँ पे आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। और अगर इंडस्ट्री में स्पेसिफिक इस तरह की नेचर ऑफ एंटिटी है तो अक्रूवल इज़ द मेन की एरिया वेयर एंटिटी कैन प्ले, जहाँ पे आप प्ले कर सकते हैं। As with all liabilities, the emphasis will be on the completeness। जारी बात है, अनरिकॉर्डेड अमाउंट्स जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। द नेचर ऑफ द आइटम इन्वॉल्व मीन्स दैट एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ऑडिटर नॉलेज ऑफ द बिजनेस आर यूजफुल इन मैचिंग द इन रीचिंग आवर कंक्लूजन ऑन दिस एरिया। एक जनरल बातें थी, अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ। सब्सटेंटिव प्रोसीजर इंक्लूड ऑब्टेन और प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अक्रूवल एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। सबसे पहले आप क्या करें, लिस्ट तैयार करें। इससे पहले आपने एक प्रोसीजर देखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द अक्रूवल बीइंग मैनेज बाय द कंपनी, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी की अक्रूवल किस किस्म की हैं। फिर उसके बाद आप लिस्ट लें, लिस्ट को कंपेयर करने के फिर आते हैं जी। इफ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट, चेक द कैलकुलेशन एंड एडिशन फॉर द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अगर मैनेजमेंट ने कोई लिस्ट बनाई है तो उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करें। चेक द अमाउंट इन द लिस्टिंग अगेंस्ट द बैलेंस इन द रेलेवेंट मेन लेजर एक्सपेंस अकाउंट एंड इंश्योर द अमाउंट्स आर द सेम। अब यहाँ पे वो प्रोसीजर मिस कर गया है। वो प्रोसीजर कौन सा मिस कर गया है कि अक्रूवल की लिस्ट को पिछले साल की लिस्ट से कंपेयर करें ताकि पता चल जाए कि कोई ऐसी अक्रूवल की अमाउंट या कोई फिगर बीच में मिस आउट तो नहीं हुई हुई। फिर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें ताकि पता चल जाए कि इस रेलिवेंट इंडस्ट्री में जो अक्रूवल्स होती हैं क्या वो अक्रूवल्स मैनेजमेंट ने अपने पास बुक की हुई हैं या नहीं की हुई। उसके बाद ये प्रोसीजर आता है कि आप अब उसके अंदर जो इंडिविजुअल आइटम्स आ रहे हैं उनको उनके जीएल से चेक कर लें, उनके सपोर्टिंग एविडेंस से चेक कर लें, उनके बाकी आइटम से जाके उसको देख लें। Where invoices have been received or payment made after the year end, ये पीरियड 13 की बात होने लगी है। आप ये देखें, ऐसे ड्राफ्ट करना है आपने, वो तो मैंने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया था ना, आप ड्राफ्टिंग किस तरह से करनी है। Where invoices have been received or payment made after the year end, समटाइम क्या होता है इनवाइस बाद में रिसीव हुई है लेकिन इनवाइस के ऊपर डेट क्या होगी, पिछली डेट होगी। Confirm that the amount accrued appear reasonable in relation to the evidence, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जिस पीरियड की एक्सपेंस था उस पीरियड में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ए कंपनी मेक्स अक्रूवल फॉर 2 months ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 2 महीने की अक्रूवल बुक की एंड रिसीव एन इनवाइस फॉर 3 months, और कंपनी ने इनवाइस कितने महीनों की रिसीव कर ली, 3 महीनों की रिसीव कर ली। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 month आफ्टर द ईयर एंड, इफ द अक्रूवल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी इज से 60,000, द ऑडिटर शुड एक्सपेक्ट द टोटल इनवाइस टू बी फॉर अबाउट ₹90,000। अगर आपने 2 महीनों की, अगर आपको 90,000 का बिल रिसीव हुआ है
तो 90,000 के बिल में अगर 60,000 रुपया अगले महीने का बिल है तो आपके लिए आपके पीरियड का एक्सपेंस कितना है 60,000, क्योंकि 2 महीनों का एक्सपेंस आपका बुक होना था, वो 2 महीने का बुक हुआ है। अब यहाँ पे भी अगेन मैं कहूँगा कि इसको सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं किया गया, ये अच्छा ड्राफ्टेड नहीं है। आप जी शायद पढ़े हो, में देखने वाली बात है। यहाँ पे देखें मेरे मुताबिक क्या ड्राफ्टिंग बनती है, वो ये है कि आफ्टर द ईयर एंड we will verify the payment after the year end and check that whether the amounts that have been paid for the expenses, the related expenses are recorded in the correct period। कि जो ईयर एंड के बाद पेमेंट्स हुई हैं उन पेमेंट्स के अगेंस्ट जो एक्सपेंस था वो जिस पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए था उस पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड द पीरियड 13 टेस्ट, यानी पेमेंट को एक्सपेंस के साथ जाके रिकंसाइल करना। समझ आइए बात की क्या बात हुई है? किस बैलेंस को? आफ्टर द एंड की जो पेमेंट हो रही है उससे हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं? मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? जो पेमेंट हुई है वो किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट हुई है, वो जो एक्सपेंस है वो ठीक पीरियड में रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। दिस इज द रिस्क। ये बात समझ आइए आपको? पीरियड 13 टेस्ट क्या है कि जो ईयर एंड के बाद पेमेंट्स हुई हैं उन पेमेंट के अगेंस्ट जो आपके एक्सपेंस बुक होना था वो ठीक पीरियड में बुक हुआ है या नहीं हुआ। इस चीज को चेक करने को क्या कहते हैं? पीरियड 13 टेस्ट कहते हैं। कंपेयर लिस्ट ऑफ द अक्रूवल विद द लिस्ट दैट वाज प्रिपेयर्ड एट द सेम डेट इन द प्रीवियस ईयर। जो इस साल की लिस्ट है उसको पिछले साल की लिस्ट से कंपेयर कर लें। रिव्यू द लिस्ट ऑफ अक्रूवल ऑफ कंप्लीटनेस बेस्ड ऑन द ऑडिटर नॉलेज ऑफ द बिजनेस। ये जो इंडस्ट्री नॉर्म के साथ आप कंपेयर कर लें, उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ जाकर उसको कंपेयर कर लें। Relate item on the list of accrual to the other audit areas such as bank confirmation letter which might provide detail of unpaid or oblique accrued bank charges। Sometimes क्या होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट के अंदर एक डेबिट साइड के ऊपर जो BRS आइटम्स हैं, BRS आइटम क्या थे कि जो बैंक ने एंट्रीज कर ली है लेकिन कंपनी ने नहीं की। फॉर बैंक चार्जेस हैं, कोई फी वगैरह की डिडक्शन हो गई है, तो अल्टीमेटली वो अगर पेमेंट हुई है तो उन पेमेंटों का जो एक्सपेंस था वो क्या बुक हुआ है या नहीं हुआ। वो रेलिवेंट सपोर्टिंग एविडेंस जो एरियाज होते हैं वहां से जाके आप उसको इंश्योर कर सकते हैं। आगे कहते हैं जी अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज में बी मोर मटेरियल देन अदर आइटम्स एंड मे रिक्वायर अ हायर लेवल ऑफ ऑडिट असर्शन ऑडिटर इंटेंशन। अब किसी बात हो रही है, अब अक्रूड सैलरीज की बात हो रही है, अक्रूड सैलरीज पे क्या काम करें? सैलरीज के ऊपर बड़ा सिंपल सा तरीका है जी कि जो मंथ की सैलरी होती है, लास्ट मंथ की सैलरी, उसकी बेस के ऊपर अक्रूवल हो जाती है और जो बोनस होता है वो बोर्ड्स के थ्रू अप्रूव हो जाता है। कंसीडर व्हाट आइटम शुड बी अक्रूड फॉर एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड सच एज अनपेड वेजेस, ओवर टाइम, हॉलीडे पे एंड बोनसेस। तो ये बेसिकली आप देखते हैं कि जो मेरी सैलरीज की अक्रूवल है उसके अंदर कौन कौन से आइटम की अक्रूवल होती है और हर एक अपना एक रेलिवेंट बैक एंड सपोर्टिंग एविडेंस होता है। फॉर एग्जांपल बोनस है, बोनस को मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड से चेक कर लेते हैं। सैलरी की अक्रूवल सैलरी शीट से चेक कर लेते हैं। ओवर टाइम को ओवर टाइम की जो शीट होती है वहां से चेक कर लेते हैं। चेक द अमाउंट ऑफ फॉर अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज बाय कंपेयरिंग देम विद पर्सनल रिकॉर्ड एंड पेरोल रिकॉर्ड्स। सारी बात है, जो एक इंडिविजुअल की सैलरी है उसके बैक एंड पे उसकी एक फाइल बनी होगी, वहां से भी आ रहा होगा, उसकी टाइम शीट बनी होगी, वहां पे भी आ रहा होगा। तो टाइम शीट से कंपेयर कर लेंगे, उसकी सैलरी के पर्सनल रिकॉर्ड से चेक कर लेंगे उसको। कंफर्म दैट एनी एडिशनल कॉस्ट हैव बीन अकाउंटेड फॉर। कोई टैक्स टुक्सेस की अमाउंट है वो उसके अंदर से डिडक्ट होनी चाहिए थी, डिडक्ट हुई है या नहीं हुई, वो डिडक्ट होकर जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। Perform analytical procedure on the accrued wages and salaries. For example, the auditor might measure the ratio of accrued payroll expense to the total payroll cost for the year and compare with the similar ratio in the previous year. जाहिर बात है, अगर आपको पता है कि मेरी जो पेरोल कॉस्ट है वो स्पेसिफिक इतनी ही बनती है, इसमें उसने रेशो बताइए आपको, पेरोल एक्सपेंस टू पेरोल कॉस्ट, अक्रूड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस। यानी कि वही बात 11 पे डिवाइड कर ले तो एक महीने का एक्सपेंस आ जाता है, उसको चेक कर लें कि आपका एक्सपेंस उसके बराबर है या नहीं है। अगेन ये कोई इतना खास मुश्किल नहीं है। आप इसमें जो बातें हमने की हैं, आप लोगों में से तकरीबन 90% बच्चों ने ये प्रोसीजर लिखे हुए थे इस तरह से, तो इसलिए परेशान नहीं होना। सिर्फ प्रॉब्लम जो मुझे आपकी राइटिंग स्किल्स में आ रही है वो 2-3 तरह की, मैं आपको बता देता हूँ। डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, हम इधर की बात उधर, हम कॉन्सेप्ट पूरा होता है लेकिन हम लिखना नहीं आता कि हमने लिखना किस तरीके से। डुप्लीकेशन से मुराद क्या है कि एक बात को हम 2-3 दफा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक दफा हमने लिख दिया ना कि पेरोल शीट से वेरीफाई करेंगे, फिर अगले प्रोसीजर में लिखे होंगे पेरोल शीट से वेरीफाई करेंगे।
फिर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या है कि हम थॉट प्रोसेस को ट्रांसलेट नहीं करते, हम सोचते नहीं है, सोचे समझे बगैर शॉर्ट वर्ड्स में लिख देते हैं। शॉर्ट वर्ड्स में किस लिख देंगे, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ द अक्रूवल्स। भाई व्हाट यू विल डू, लिस्ट तो ले लिया, लिस्ट से क्या पर्पस अचीव करेंगे आप? अब वो लिखना पड़ेगा कि हम लिस्ट को ऑब्टेन करेंगे, उसको पिछले साल की लिस्ट से कंपेयर कर लेंगे। अगर आपने पिछले साल के साथ कंपेयर करने को नहीं लिखा तो वो प्रोसीजर नहीं है, तो फिर नंबर क्या है? 0। तो जिन बच्चों को शॉर्ट वर्ड्स में छोटे छोटे लिखने की आदत है, काइंडली मेहरबानी करके अपनी इस आदत को भुलाएं और आपके ज़हन में जो बात है उसको पूरा लिखें पेपर के ऊपर। 97% तुम्हारा भी ये मसला है। भाईजान आप पीछे, अहमद, हामिद, हमें सब सेम मसला, आपका भी यही है, आपका भी यही मसला है सेम। तुम लिखने की कोशिश करते हो लेकिन ज़हन नहीं लिखते, ठीक है जी। और भाईजान आप इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ पेपर पे ट्रांसलेट करते हुए क्या कोई हाथों में कोई रेशा आ जाता है? तुम्हारे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, तुम बड़े अच्छे सवालात करते हो, बड़े अच्छे चीजों का जवाब भी देते हो, लेकिन बेटा पेपर के अंदर जब तक ट्रांसलेट नहीं करोगे ना, फायदा को नहीं होना उस चीज का। आई बात समझ या नहीं आई? ठीक है जी। तो बस अभी आज के दिन के लिए इतना इनफ है जी। अक्रूवल्स के ऊपर किसी क्वेश्चन है जी तो कर सकते हैं जी। जी मैं भी चेक कर लेता हूं। ले जी यानी इधर क्वेश्चन, नो क्वेश्चन जी। ले जी आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।